देखिए, पहले आईपीसी लिखवाया जाएगा, सेकेंड पीरियड में आपका लेक्चर चलेगा भाई एविडेंस का। आईपीसी में प्रश्न बना लीजिए तो। पहले लिखवाया जाए, उसके बाद सेकेंड पीरियड में लेक्चर। 3-4 क्वेश्चन इधर लास्ट के निकालने हैं आज, क्योंकि लास्ट एविडेंस लास्ट से भी मैं देख रहा था क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। बैठिए। प्रश्न बना लीजिए, चोरी को परिभाषित करते हुए। प्रश्न बनाइए। चोरी चोरी को परिभाषित करते हुए इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख करिए। चोरी को परिभाषित करते हुए इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख करिए। उत्तर लिखिए इसका। भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में संपत्ति संबंधी अपराधों का संपत्ति संबंधी अपराधों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है जिसमें चोरी के बारे में प्रावधान। नहीं, धारा ऐड करना है भाई। फिर एक बार उसको वाक्य को देखिए। अध्याय 17 में यही धारा ऐड करना था। रुकिए, फिर एक बार देखिए। फिर एक बार बोलिए, देखिए भाई, फिर एक बार। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में धारा, यही जोड़ लीजिए। अध्याय 17 में के बाद एक जोड़िए, धारा 378 से लेकर 462 तक में। 378 से लेकर 462 तक में संपत्ति संबंधी अपराधों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख किया गया है जिसमें चोरी के बारे में जिसमें चोरी के बारे में उल्लेख जिसमें चोरी के बारे में उल्लेख धारा 378 से लेकर 382 तक में किया गया है। जिसमें चोरी के बारे में उल्लेख धारा 378 से लेकर 462 में किया गया है। 378 से लेकर 462। हाँ, क्या? हाँ, 382 है भाई, देखिए। 382 तक में प्रावधान किया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संपत्ति के विरुद्ध प्रथम अपराध। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। संपत्ति के विरुद्ध प्रथम अपराध
चोरी की परिभाषा, चोरी की परिभाषा धारा 378 में देते हुए, धारा 378 में देते हुए यह कहा गया है कि यह कहा गया है कि की के बाद कामा लगा दीजिएगा, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से कामा दीजिए उस व्यक्ति की सम्मति के बिना उस व्यक्ति की सम्मति के बिना लिखे भाई आगे। ठीक ठीक। उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, फिर कामा दीजिए, कोई चल संपत्ति बेईमानी से, भाई जहाँ कामा दिया गया है लिखते समय कामा जरूर दीजिएगा, कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए, कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए, फिर कामा दीजिए, वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, फिर कामा दीजिए, वह चोरी करता है, वह चोरी करता है, फिर कामा देना है, यह कहा जाता है, वह चोरी करता है, फिर कामा देना है, यह कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, चोरी को स्पष्ट करने के लिए, चोरी को स्पष्ट करने के लिए इस धारा में कुल 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। चोरी को स्पष्ट करने के लिए इस धारा में कुल 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, स्पष्टीकरण 1, स्पष्टीकरण 1,
लिखिए, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, कामा दीजिए, चल संपत्ति न होने से चल संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होगी, नहीं होती चोरी का विषय नहीं होती, कामा दीजिए, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक हो जाती है, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक हो जाती है, फिर कामा दीजिए, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए स्पष्टीकरण 2। स्पष्टीकरण 2 लिखिए, हटाना, हटाना, कामा दीजिए, जो उसी कार्य द्वारा किया गया है, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है, जिससे पृथक्करण किया गया है, जिससे पृथक्करण किया गया है, फिर कामा दीजिए, चोरी हो सकेगा, चोरी हो सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखे स्पष्टीकरण 3, एक्सप्लेनेशन नंबर 3। कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, कामा दीजिए, यह तब कहा जाता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है, जब वह उस बाधा को हटाता है, फिर कामा दीजिए, जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से किसी दूसरी चीज से पृथक करता है, पृथक करता है, तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है, तथा जब वह वास्तव में उसे
हटाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखे स्पष्टीकरण 4, एक्सप्लेनेशन नंबर 4। वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है, वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है, कामा दीजिए, उस जीव जंतु को हटाता है यह कहा जाता है। उस जीव जंतु को हटाता है यह कहा जाता है। फिर कामा दीजिए, और यह कहा जाता है कि और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज को हटाता है। और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती हैं। उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखे स्पष्टीकरण 5। सम्मति अभिव्यक्ति या विवक्षित हो सकेगी। सम्मति स्पष्टीकरण 5 में लिखना है। सम्मति अभिव्यक्ति या विवक्षित हो सकेगी कामा दीजिए, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा फिर कामा दीजिए, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है। अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है। फिर कामा दीजिए, दी जा सकती है। दी जा सकती है। देखिए, एक आपका ये भी है, अगर आपके पास समय न रहे तो कम से कम इतनी बातें जरूर लिखिए। यानी कि अगर आपके पास और समय न रहे लिखने का, 5 मिनट 6 मिनट मैंने 10 7 8 मिनट में ही क्वेश्चन का कितना है ये भी गौर करना है।
अगर ज़्यादा नहीं आए हैं तब तो भाई व्याख्या लिखिए। अगर आपके पास समय न रहे तो कम से कम जो बेयर एक्ट की परिभाषा है वहीं हूबहू क्या करिए, उतार दीजिए। मैंने अगर समय न रहे तब हम बता रहे हैं भाई, दोनों आपका, क्योंकि आजकल कभी काल 20-20, 25-25 क्वेश्चन 3 घंटा में करना रहता है और कभी काल 7-8 ही आ जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है उसमें आपका 3-3, 4-4 खंड वाइज दे रहा है, तो मान के चलिए हो सकता है 15-16 क्वेश्चन आपको लिखना पड़े, जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है खंड वाइज। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करिए इसमें। उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत चोरी के अपराध के निम्नलिखित चोरी के अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व निष्कर्षित होते हैं। चोरी के अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व निष्कर्षित होते हैं। फर्स्ट लिखिए, संपत्ति का चल संपत्ति रहा होना। फर्स्ट में लिखिए संपत्ति का चल संपत्ति रहा होना। सेकंड लिखिए ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होना। सेकंड लिखिए ऐसी संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होना। संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय। संपत्ति को बेईमानी से लेने का आशय होना। अगला लिखिए ऐसी संपत्ति को ले लेने के आशय से हटाना। ऐसी संपत्ति को ले लेने के आशय से हटाना। अंतिम लिखिए पांचवा ऐसी संपत्ति को कब्जेदारी की सम्मति के बिना हटाना। ऐसी संपत्ति को कब्जेदारी की सम्मति के बिना हटाना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए चोरी का अपराध केवल चल संपत्ति के प्रति किया जा सकता है, अचल के नहीं। चोरी का अपराध, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा व्याख्या। चोरी का अपराध केवल चल संपत्ति के प्रति किया जा सकता है,
अचल के प्रति नहीं, अचल के प्रति नहीं। चल संपत्ति को इस संहिता की धारा चल संपत्ति को इस संहिता की धारा 22 में स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि 22 में स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि कामा देकर लिखिएगा, कामा दे देना। इसके अंतर्गत हरेक प्रकार की इसके अंतर्गत हरेक प्रकार की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि कामा दीजिए भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज से या भूबद्ध किसी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें, भूबद्ध किसी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें इसके अंतर्गत नहीं आती, इसके अंतर्गत नहीं आती। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। इस धारा का स्पष्टीकरण 1, इस धारा का स्पष्टीकरण 1 यह स्पष्ट करता है कि इस धारा का स्पष्टीकरण 1 यह स्पष्ट करता है कि जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, कामा दीजिए, चल संपत्ति न होने के कारण चल संपत्ति न होने के कारण चोरी का विषय नहीं होती। चल संपत्ति न होने के कारण चोरी का विषय नहीं होती, कामा दीजिए, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है, कामा दीजिए, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है।
तो आवश्यक तत्व दूसरा देखिए तो क्या लिखवाया गया है, थोड़ा इधर उधर हो। वो आवश्यक तत्व में दूसरा देखिए तो क्रम से व्याख्या। सेकंड है ना आवश्यक तत्व, लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपराध न होकर, चोरी स्वामित्व के विरुद्ध अपराध न होकर कब्जे के विरुद्ध अपराध है। कब्जे के विरुद्ध अपराध हैं। अतः जिन वस्तुओं पर किसी व्यक्ति का कब्जा न हो, अतः जिन वस्तुओं पर किसी व्यक्ति का कब्जा न हो, उसकी चोरी नहीं हो सकती। उसकी चोरी नहीं हो सकती। इस संहिता की धारा 27 में इस संहिता की धारा 27 में व्यवहित कब्जे को समाहित करते हुए, व्यवहित मीडिएट कहा जाता है, मध्यवर्ती, व्यवहित कब्जे को समाहित करते हुए यह कहा गया है कि कामा देकर लिखिएगा, जब संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त जब संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त, निमित्त मतलब के लिए, निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, उस व्यक्ति की पत्नी, कामा दीजिए लिपिक या सेवक के कब्जे में है। उस व्यक्ति की पत्नी, कामा दीजिए लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। तीसरा आवश्यक लिखिए आगे भाई। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। चोरी का सार, चोरी का सार, सार माने मुख्य तत्व, चोरी का सार चल संपत्ति हटाते समय, चल संपत्ति हटाते समय ले लेने का, ले लेने का बेईमानी का आशय होना चाहिए। ले लेने का बेईमानी का आशय होना चाहिए।
बेईमानी शब्द को इस संहिता की धारा बेईमानी शब्द को इस संहिता की धारा 24 में स्पष्ट करते हुए बेईमानी शब्द को इस संहिता की धारा 24 में स्पष्ट करते हुए यह कहा गया है कि फिर कामा दीजिएगा। जब कोई व्यक्ति स्वयं को कामा देकर लिखिएगा। जब कोई व्यक्ति स्वयं को सदोष अभिलाभ कारित करने के लिए जब कोई व्यक्ति स्वयं को सदोष अभिलाभ कारित करने के लिए या किसी अन्य को सदोष हानिकारित करने के लिए या किसी अन्य को सदोष हानि कारित करने के लिए कार्य करता है कामा दीजिए तब उसे बेईमानी से कार्य करते हुए कहा जाता है। तब उसे बेईमानी से कार्य करते हुए कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके केस लिखिए। के एन मेहरा बनाम महाराष्ट्र राज्य। के एन राजस्थान है, लिखिए। के एन मेहरा बनाम राजस्थान राज्य। AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट। AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में एक व्यक्ति भारत सरकार की जहाज को कामा दीजिए सरकार की सम्मति के बिना पाकिस्तान ले गया तथा पाकिस्तान की सरकार ने उस जहाज को जब्त कर लिया अभियुक्त को चोरी के लिए दंडित किया गया। अभियुक्त को चोरी के लिए दंडित किया गया तथा यह कहा गया कि
बेईमानी के लिए, बेईमानी के लिए एक पक्षकार को सदोष लाभ, बेईमानी के लिए एक पक्षकार को सदोष लाभ तथा दूसरे पक्षकार को सदोष हानि, तथा दूसरे पक्षकार को सदोष हानि होना आवश्यक नहीं है। दूसरे पक्षकार को सदोष हानि होना आवश्यक नहीं है यदि इनमें से एक भी तत्व विद्यमान हो, न दोनों में से एक सदोष लाभ्यान, यदि इनमें से एक भी तत्व विद्यमान हो तो बेईमानी मानी जाएगी, तो बेईमानी मानी जाएगी। अगला आवश्यक देखिए थे एक बार कौन, बेईमानी के बाद क्या लिखवाया गया था। हाँ लिखिए, पैराग्राफ, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए भाई। चोरी के लिए यह आवश्यक है कि चोरी के लिए यह आवश्यक है कि चल संपत्ति को, चल संपत्ति को बेईमानी से ले लेने के आशय से, चल संपत्ति को बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाया गया हो। इंग्लैंड में यह आवश्यक है कि, इंग्लैंड में यह आवश्यक है कि ऐसी संपत्ति पूरी तरह हटा दी गई हो। इंग्लैंड में यह आवश्यक है कि ऐसी संपत्ति पूरी तरह हटा दी गई हो, लेकिन भारत में, लेकिन भारत में संपत्ति का रंच मात्र हटाना, रंच मात्र माने जरा सा, लेकिन भारत में संपत्ति को रंच मात्र, रंच मात्र मतलब 1 इंच भी कह सकते हैं, आधा इंच, रंच मात्र भी हटाना चोरी के लिए पर्याप्त होगा, चोरी के लिए पर्याप्त होगा। हटाना शब्द को इसी लाइन में लिखिएगा। हटाना शब्द को इस धारा के स्पष्टीकरण, हटाना शब्द को इस धारा के स्पष्टीकरण 2, 3 तथा 4 में स्पष्ट किया गया है। 2, 3 तथा 4 में स्पष्ट किया गया है। पैराग्राफ फिर चेंज करिए, लास्ट आपका देखिए सम्मत है ना, आवश्यकता थोड़ा क्रम, हाँ लिखिए।
लिखिए, इस अपराध के लिए यह आवश्यक है कि इस अपराध के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी चल संपत्ति कब्जेदारी की सम्मति के बिना हटाई गई हो। कब्जेदारी की सम्मति के बिना हटाई गई हो। लेकिन यदि ऐसी सम्मति इस संहिता की धारा 90 का लेकिन यदि ऐसी सम्मति इस संहिता की धारा 90 का उल्लंघन करके प्राप्त की गई हो। उल्लंघन करके प्राप्त की गई हो तो वह वैध नहीं होगी। तो वह वैध नहीं होगी। स्पष्टीकरण 5 में इसी लाइन में लिखिए, एक लाइन और 2 लाइन है। स्पष्टीकरण 5 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगी। ऐसी सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगी तथा कब्जेधारी द्वारा या सम्मति देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या सम्मति देने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दी जा सकेगी। दी जा सकेगी। समस्या एक बनाइए, अलग से पूछा जाता है। प्रश्न अगला बना लीजिए, प्रश्न टाइप का। क्या कोई व्यक्ति स्वयं की चोरी के लिए दंडित किया जा सकता है? प्रश्न बना लीजिए, क्या कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की चोरी के लिए दंडित किया जा सकता है? उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। उत्तर लिखिए इसका। चोरी का अपराध
स्वामित्व के विरुद्ध न होकर कब्जे के विरुद्ध होता है। चोरी का अपराध स्वामित्व के विरुद्ध न होकर कब्जे के विरुद्ध होता है। अतः भारतीय दंड संहिता के तहत कोई व्यक्ति कुछ दशाओं में स्वयं की संपत्ति के चोरी के लिए दंडित किया जा सकेगा। लेकिन इंग्लैंड की विधि के अनुसार इंग्लैंड में कोई व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए उदाहरण या इलस्ट्रेशन, उदाहरण सहित व्याख्या करना है। उदाहरण लिखिए, ए अपनी घड़ी को सुधारने हेतु, सिंगल इन्वर्टेड कामा में घेर दीजिएगा, जो नाम रहेगा नाम को आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में घेर देना है। लिखिए, ए अपनी घड़ी को सुधारने के लिए बी को देता है, खड़ी पा दीजिए। बी उस घड़ी में सुधार करता है, तत्पश्चात ए बी की दुकान में जाता है, और सुधार का पैसा दिए बिना यानी कि बनवाई, सुधार का पैसा दिए बिना अपनी ही घड़ी को बेईमानी से ले लेने के आशय से दुकानदार की सम्मति के बिना उसे हटाता है।
दुकानदार की सम्मति के बिना उसे हटाता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। प्रस्तुत समस्या में ए स्वयं की घड़ी की चोरी हेतु दंडनीय होगा। प्रस्तुत समस्या में ए स्वयं की घड़ी की चोरी हेतु उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी भी लिख सकते हैं, लायबिल भी लिखा जाता है, जिम्मेदार होगा, दंडित किया जा सकेगा। तो इस प्रकार आपका ये भी उदाहरण एक पूछा जाता है। उसके बाद तो समस्यात्मक हो तो अलग चलेगा। देखिए, इस पर आपका उदाहरण भी दे सकता है 3-4 अलग से, ये नहीं कि यहीं आ जाए। एक आपका नीलामी का दे सकता, माने कुर्की का, कि एक ही घड़ी कुर्क हो गई है और माने कहीं रखी गई है, न्यायालय के आदेश से ये धीरे से जाता है, अपनी घड़ी को क्या करता है, चुरा लेता है। दूसरा गिरवी वाला उदाहरण भी दिया जा सकता है कि ए अपना अंगूठी बी के पास गिरवी रखता है। ये भले स्वामी हो, लेकिन उस समय अब कब्जेधारी कौन हो गया है, बी। ए गुपचुप तरीके से जाता है और बिना पैसा वापस किए अपनी घड़ी को लेकर चला आता है, तो ये भी चोरी का अपराध। यानी कि भारत में एक अजीब स्थिति है कि कुछ दशाओं में व्यक्ति स्वयं की चोरी के लिए क्या हो सकता है, जिम्मेदार। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सतर्क रहिए। हो सकता है कि उदाहरण क्या करे, चेंज करे। तो भाई 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। देखिए, जो शेड्यूल है कल तो भाई टेस्ट होगा मेंस का, क्योंकि बीच में कुछ व्यवधानों के कारण और स्वास्थ्य थोड़ा आपका डिस्टरबेंस के कारण, कुछ व्यवधान पारिवारिक व्यवधानों के कारण टेस्ट माने सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रहा था। लेकिन कल से हम भी खाली हो गए हैं। अब कल से आपका माने टेस्ट सही ढंग से संचालित किया जाएगा। जो लोग पिछले टेस्ट दिए हैं उनका बताया भी जाएगा कहाँ कमी है, कैसे सुधारिए, क्योंकि हम भी अब खाली हो गए थोड़ा। और आपका कल और परसों क्लास बंद रहेगी, यानी कि जो ये क्लास चल रही हैं आपका एपीओ के लिए, कल भी आपका छुट्टी रहेगी और परसों भी, यानी कि रविवार और सोमवार को। फिर मंगलवार से आपका वहीं सुबह 9 बजे से क्लास चलेगी एक्स्ट्रा। तो जो लोग घर जाना चाहते हैं भाई जा सकते हैं, चाहे 2 लोग रहें चाहे 4 लोग रहें, क्लास बंद नहीं की जा सकती। तो जिनको घर जाना, ऑनलाइन भी ये चल रहा है, आप घर बैठे भी लिख सकते हैं। चूँकि एग्ज़ाम है और हम पर भी प्रेशर है कि और भी पढ़ाना है आपका, तो प्रयास ये किया जाए कि जब तक आपका छुट्टी है, छुट्टी का क्या उठाया जाए लाभ, और इसी में ज़्यादातर क्वेश्चन आपका लिखवा पढ़वा के समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि इस माह आपका ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना ही सही रहेगा भाई।